कि 35 से 40% कमीशन खोरी का, ये कमीशन खोरी का शर्मा जी जब तक अंत नहीं होगा, नगर निगम कभी सुधर नहीं सकता। तो जो हमारा राजनीतिक स्तर कितना गिर चुका है, तो ऐसे गिरे हुए राजनीतिक स्तर में शर्मा जी हम कैसे उम्मीद करते, हम उनको क्या पाठ पढ़ाएं? पार्षदों को चलो 10 से 15% वो मानते कि हमें मिलता है। नमस्कार साथियों, द वॉइस ऑफ मिडिल क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट गिरीश शर्मा। आज मेरे साथ हैं हमारे साथी श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी, जो कि ट्रांस हिंडन आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं और बहुत लंबे समय से वसुंधरा की समस्याओं को लेकर, अलग अलग समस्याओं को लेकर यहां संघर्ष कर रहे हैं। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आरडब्ल्यूएस की जो आवाज है, आरडब्ल्यूएस के बारे में जो प्रश्न है, जो शर्मा जी का संगठन जिस प्रकार से यहाँ पर एक संघर्ष कर रहा है, उसके बारे में कुछ हल्की फुल्की बातचीतें करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस ट्रांस हिंडन एरिया को, खासतौर से वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम के अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं। तो शर्मा जी, आप कितने समय से इस क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं? मुझे ट्रांस हिंडन एरिया के अंदर रहते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं और जिसमें से लगभग 6 वर्ष वसुंधरा क्षेत्र में रहते हुए हैं। वसुंधरा सेक्टर 1 में मेरा निवास है, तो ये लगभग 6 वर्ष से मैं वसुंधरा में रह रहा हूँ। जब से आप वसुंधरा में आए हैं तब से आपने ट्रांस हिंडन एरिया के अंदर क्या क्या बदलाव देखा है, और ये बदलाव बेहतरी की तरफ है या खराब होने की तरफ है, या कि कैसा बदलाव, इस बदलाव को कैसा महसूस करते हैं? बदलाव दोनों ही तरह के हैं। कुछ अच्छे बदलाव भी हुए हैं, जैसे कि बिजली के मामले में हम लोगों ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। पहले 5-5 जहाँ से 15 साल पहले 8-8, 10-10 घंटे तक लाइट चली जाती थी, फिर उसके बाद सुधार हुआ धीरे धीरे, और आज जो बिजली की स्थिति है उसमें बहुत सुधार है, बहुत कम कटौती हुआ करती है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण की एक मुख्य समस्या है, कुछ बिल्डर्स के द्वारा कह लीजिए या सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण हुआ है, उससे ट्रांस हिंडन का पूरा एरिया त्रस्त है, वसुंधरा पूरा इसमें त्रस्त है, वैशाली और आपका कौशाम्बी। यानी कि आप ये समझिए कि गाजियाबाद नगर निगम जिस इस ट्रांस हिंडन एरिया की इन कॉलोनी को, पोस्ट कॉलोनीज को श्रेणी ए में रखने की बात करता है, आज वो धीरे धीरे मरीन बस्तियों या स्लम बस्तियों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होने लगा है। तो अतिक्रमण एक तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। इसके अलावा अभी तक हमारा ड्रेनेज सिस्टम सॉलिड नहीं हुआ है। बरसात होती है तो जगह जगह से सीवर ओवरफ्लो होने लग जाते हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है कि आज तक इतने सालों में हम गंगा वाटर हमने सप्लाई कर दिया, लेकिन जब सीवर ओवरफ्लो होता है तो उस समय हम लोगों को पानी में सीवर की जो स्मेल वाला पानी आता है वो हमें पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे हम अभी तक निपट नहीं पाए हैं। इसमें जो आपने समस्या बताई, इसमें 2 प्रकार की समस्याएं मैं देख सकता हूं। जैसा कि ये कॉलोनी आवास विकास के द्वारा बनाई गई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ आवास विकास का है और सेवाएं नगर निगम देता है। तो आवास विकास की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, और आवास विकास के अधिकारियों के लिए आप क्या एक सुझाव देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और कि उन समस्याओं को वो कैसे दूर करें? नागरिकों की क्या मांग है? देखिए, वसुंधरा क्षेत्र में तो पूरा आवास विकास के अंडर में ही आता है, और जो अतिक्रमण का जितना भी अतिक्रमण हो रहा है, इस अतिक्रमण पर लगाम के लिए ही आवास विकास परिषद के कार्यालय की ओर ताका जाता है, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। आवास विकास के जो अधिकारी हैं वो संरक्षक बने हुए हैं अतिक्रमणकारियों के, और इनके जिनको हम बिल्डर्स कहते हैं, बिल्डर्स प्रजाति के, उनसे मोटा पैसा वसूल कर और उल्टे सीधे निर्माण कराए जा रहे हैं। आवास, ये वसुंधरा जो हमारी वसुंधरा योजना है वो एकल स्वामित्व योजना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन इसे आज बहु स्वामित्व के रूप में किस तरह से तेजी से बदला जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है, इसके लिए आवास विकास ही जिम्मेदार है। और आवास विकास से हमें तो यही उम्मीद है कि पहले तो आवास विकास में जो बैठे उच्चाधिकारी हैं उनका ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ से एकदम इन सभी का स्थानांतरण करके, और एक अच्छा जो आईएएस है वो उनकी यहाँ होनी चाहिए, उनकी निगरानी में होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं हमारे पास में ग्रेटर नोएडा है,
ग्रेटर नोएडा का जो क्षेत्र है वहां 1 इंच भी आप एक भी ईंट आप नक्शे के विरुद्ध लगा नहीं सकते। लेकिन आवास विकास इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि जो लोग शिकायतें करते हैं उन शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाया जाता है। और एक बड़ी समस्या ये भी हो गई अब तो कि अब तो यहाँ एक शिकायत इंडस्ट्री ने भी जन्म ले लिया है। अच्छा। हाँ, कि लोग शिकायत करते हैं, अवैध निर्माण कर्ता के खिलाफ शिकायत करते हैं, और उस शिकायत कर्ता के बाद आरोपी शिकायतकर्ता के पास जाता है। अच्छा। हाँ, और उसमें अपना उस हिस्सा वसूलने के बाद शांत बैठ जाता है। तो एक नई इंडस्ट्री का जो जन्म हुआ है, ये इसका अंत होना बहुत जरूरी है। और सुनने में तो आता, आप उसके खंगाले कि कितनी शिकायतें आई हैं पिछले 15 सालों में, 12 सालों में आवास विकास के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ही नामचीन राजनेता उसमें मिलेंगे, लिप्त पाए जाएंगे, जिनमें पार्षद, पूर्व पार्षद और राजनेताओं के जितने भी पदाधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे। उन लोगों के संरक्षण में ये फलीभूत हो रहा है। एक तरह से कह सकते हैं हम कि आरोपी और जो बिल्डर्स बिरादरी है उसके साथ में उनका जो ये फलीभूत हो रहा है कार्यक्रम, ये सब राजनेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। तो बहुत ही संगीन आरोप शर्मा जी ने यहाँ लगाए हैं। वैसे इस प्रकार की खबरें अखबार में छपती रहती हैं जी। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो दूसरा विभाग है नगर निगम, जिससे भी हम बहुत सारी सेवाएं लेते हैं, नगर निगम में क्या क्या समस्याएं हैं और उनका एक सैद्धांतिक जो समाधान है वो क्या हो सकता है? देखिए, नगर निगम में सबसे पहली बात तो नगर निगम से जो हमारी अपेक्षाएं हैं, सबसे पहले पानी, दूसरा आता है हमारा जो सड़क, गलियां, नालियां, ये दुरुस्त होनी चाहिए। तीसरा हमारे पार्क बराबर उनमें सफाई होनी चाहिए, गलियों में सफाई होनी चाहिए। तो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनकी और नगर निगम का जो ध्यान जाना चाहिए। लेकिन नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग के पीछे पड़ जाता है। सिर्फ एक कागजी स्तर पर उनके रैंकिंग के लिए हम भागते हैं, जमीनी स्तर पर कोई कार्य ढंग से नहीं हो रहा है। और बताओ, अब जी जैसे हमारा वार्ड 54 है, वहाँ 24 कर्मचारी हैं, बताते हैं कि भाई वो अपर्याप्त हैं। हम जो सोसाइटी निरंतर दबाव बनाती रहती है निगम के ऊपर, तो हफ्ते में 1 दिन सफाई करा लेती है। लेकिन ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है नजर आती है जहाँ डेली सड़कें साफ हुआ करती हों या जहाँ डेली नालियाँ साफ हो रही हों। और नालियों की हम बात करें तो नाले जितने भी थे वो सब लुप्त प्राय हो गए। उनपे नालों को हमने लेंटर से पाट दिया है, और जो हमारी नालियां हैं उनको हमने अपने रैंपों से, उसमें मैं मानता हूं कि इसमें नागरिकों की भी भूमिका है इसको बढ़ाने में। लेकिन नगर निगम यदि सख्त हो जाए तो नगर निगम सख्त कहाँ कैसे हम उम्मीद क्या करें? वो अपने जो ना तो हमें पानी साफ दे पा रहा है, ना हमारे गलियों में सफाई कर पा रहा है, ना हमें सड़कें दे रहे हैं। 10-11 12-13 साल हो गए, सड़कें बने हुए गड्ढे हो गए, तो उन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बाउंड्री वाल हो रहे हैं तो बाउंड्री वाल में सीमेंट की जगह रेता दिया जा रहा है 6-6 महीने बाद। अभी 2.5 महीने पहले वार्ड 54 में जितने भी पार्कों के निर्माण हुए थे उन सब के प्लास्टर झड़ने लग गए हैं। मैं एक की सबकी फाइलें बनाकर तैयार कर रहा हूँ, नगर निगम में जनसुनवाई पोर्टल में डाल रहा हूँ। तो ये सब है कि क्या नाम है, नगर निगम को तो बहुत कुछ जागरूकता होने की जरूरत है। और सीधी सी बात यह है कि जब तक जो मुरादनगर की घटना से जो एक निकला था कि 35 से 40% कमीशन खोरी का, ये कमीशन खोरी का शर्मा जी जब तक अंत नहीं होगा नगर निगम कभी सुधर नहीं सकता। हम अगले अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शर्मा जी ने काफी आवास विकास के मुद्दे भी उठाए हैं, नगर निगम का मुद्दा भी उठाया है। तो देखिए, इन सब मुद्दों के लिए हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, जैसे हमारे विधायक हैं, अलग अलग पार्षद हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे जो क्षेत्र के ट्रांस-इंडियन के विधायक हैं उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनसे आप क्या मांग करना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, विधायक जी से तो हम जो विधायक निधि का जो पैसा होता है तो उसका किस तरह से सदुपयोग किया जा सकता है, जो हमारी मूलभूत 2 करोड़ या 5 करोड़ जो भी विधायक निधि होती है, पहला तो हम उसी पर जाते हैं। तो पीछे जैसा कि उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में बेंच वगैरह डलवाए, वो कार्य किया। हमारी पीछे मीटिंग भी हुई विधायक जी से इस बारे में, तो हमने उनसे यही मांग रखी है कि अब की बार जो विधायक निधि का पैसा है वो वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ, अगर हम पूरी सोसाइटीज में वाटर हार्वेस्टिंग लगवा दें तो इससे, क्योंकि आने वाले समय में जल संरक्षण हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। और जो क्या नाम है, भूगर्भ वैज्ञानिक तो ये कह रहे हैं कि आगे 9 साल के आने वाले 10 सालों में
हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी के लिए तरसना पड़ जाएगा बुरी तरह से। तो हमने विधायक जी से हमें यही उम्मीद है और हमसे हमारी उनसे मुख्य मांग यही है कि अपनी विधायक निधि का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग को दुरुस्त कराने में लगाएं, ताकि पूरे साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी पार्क हैं, और या सोसाइटीज़ में मान लो 4 पार्क है तो कम से कम हर सोसाइटी में एक पार्क में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करवाएं, ताकि वर्षा काल का जो हमारा पानी है उसका संचयन हो सके। और दूसरी मेरी विधायक जी से ये मांग है कि RWA के स्तर पर जो समस्याएं, जो प्रशासन के विरुद्ध ढीलेपन के विरुद्ध समस्याएं उठाई जाती हैं, तो उनका वो स्वतः संज्ञान लेना आरंभ कर दें। कि ये हमारे विधायक का दायित्व होना चाहिए कि जो हम जिन समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, यदि वो संज्ञान ले लेंगे तो हम लोगों की जो समस्याएं वो थोड़ी आसान हो जाएंगी और जनता से उनका जुड़ाव होगा। ठीक है, चलिए, विधायक जी से तो मुलाकात कभी कभी हो पाती है। जो हमारे पार्षद लोग हैं, जो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? उनकी ओवरऑल उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो विकास में वो अपनी निधि लगा रहे हैं, कहाँ पर वो सफल हो पा रहे हैं, कहाँ पर वो फेल हो पा रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा राय दें और बताएं कि विधायकों मतलब पार्षदों से एक RWA फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते आप क्या मांग करते हैं? शर्मा जी, जहाँ तक हमारा पार्षदों का मामला है, अभी समाचार पत्रों में छपा था कि किसी पार्षद ने बोर्ड की सदन मीटिंग में ये मांग रखी थी कि नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, निगम के अधिकारी हैं, वो RWA पदाधिकारियों की सुनते हैं, पार्षदों की नहीं सुनते हैं। अब आप ऐसे हालात में मुझे बड़ा क्षोभ होता है कि एक RWA का पदाधिकारी जो संघर्ष कर रहा है और वहाँ उनको मजबूर कर रहा है निगम के अधिकारियों को अपनी मांगे मनवाने के लिए, तो वहाँ पार्षद को ये कहना पड़ रहा है कि RWA के पदाधिकारियों की सुनी जा रही है, हमारी नहीं सुनी जा रही। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चल लग जाता है उनके इस वक्तव्य पे कि इसका मतलब तो कि RWA ही काम कर रही है, पार्षद काम नहीं कर रहे हैं। या जो पार्षदों का ये है कि क्या नाम है, उनका एकाधिकार हो गया है। उन्हें ये पहले तो उनको ये अपने दिमाग में अपना शुद्धिकरण कर लेना चाहिए कि जिन RWA के आप वहाँ टांग खिंचाई कर रहे हैं, उन RWA से जुड़े हुए रेजिडेंट्स के जरिए तो आप वहाँ पहुँचे, अन रेजिडेंट्स की और RWA की मांगे आवाज़ उठाने के लिए आप लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए, हमारा सहयोग करना चाहिए, बजाय कि आप वहाँ इस तरह की बातें करें, इस तरह के बेतुके आवाज उठाएं। तो इससे आज मतलब ये प्रतीत होता है कि आज को जो हमारा राजनीतिक स्तर कितना गिर चुका है। तो ऐसे गिरे हुए राजनीतिक स्तर में शर्मा जी हम कैसे उम्मीद करते, हम उनको क्या पाठ पढ़ाएं? देखिए, मैं तो होस्ट हूँ जी, तो मैं यहाँ कुछ कह नहीं सकता। तो आप मतलब पार्षदों को क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? चलिए, ये तो हो गया एक इल्जाम, उन्हें क्या करना चाहिए? पार्षदों के लिए मेरा यही संदेश है कि जो मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि हमारे आज से 15-20 साल पहले 40 पार्षद हुआ करते थे गाजियाबाद में, उसके बाद 80 हुए और आज की डेट में 100 पार्षद हो चुके हैं। तो उसके अनुसार जो कर्मचारियों की है, अधिकारियों की संख्या है, वो वहीं के वहीं है। सबसे पहले पार्षदों को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए कि या तो साहिबाबाद का जो इधर का ट्रांसेंडेंट क्षेत्र का है, नगर निगम ही अलग बना दिया जाए, और इसके लिए उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। जब उनका एक अलग निगम हो जाएगा, 2 अलग अलग निगम हो जाएंगे, तो मुझे लगता है संसाधन होंगे, अधिकारियों की संख्या होगी, बजट अलग से होगा। तो पार्षदों के जो अभी जो बोलते हैं कि हमारी अधिकारी सुनते ही नहीं है, तो उनकी उन समस्याओं का निदान में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, राजनीति को, पार्षदों को जो कमीशन खोरी है उसमें अंकुश लगाना होगा। जो 35 से 40% कमीशन खोरी है, पार्षदों को चलो 10 से 15% वो मानते हैं कि हमें मिलता है, लेकिन उस 10-15% के चक्कर में जो अधिकारियों को 30-35% सारा चला जा रहा है और वहां मुश्किल से 35% विकास कार्य में लग रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उसको कैसे उसका निपटारा करना है। मैंने तो मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ तक चिट्ठी लिखी कि पार्षद महोदयों की तनख्वाह, वेतन बांध दिया जाए, जनप्रतिनिधियों का वेतन होना चाहिए, ताकि उनके अपने परिवार का भरण पोषण उससे कर सकें, कमीशन खोरी की ओर ना ताकि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो ये चाहे उन्हें आज बुरी लग रही हो मेरी बात, लेकिन ये बात उनको कहनी चाहिए। इस बात को उन्हें विचार करना होगा कि जब तक 35% बात वहीं अटक जाती है, जब तक कमीशन खोरी को हम विराम नहीं देंगे
और उस सिस्टम से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ना तो हम अधिकारियों से अपनी बातें मनवा पाएंगे, ना हम विकास कार्य ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो बात हुई सरकार के और नगर निगम के ऊपर इल्जाम लगाने की। अब नागरिकों की तरफ से भी काफी गलतियां होती हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि नागरिकों का क्या कर्तव्य है जिससे आवास विकास और नगर निगम अपना सही से काम कर सके। क्योंकि देखिए, किसी भी समस्या के लिए मल्टीपल पार्टियां ही जिम्मेदार होती हैं। तो नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं जिससे हमारा शहर बेहतर बना रहे? शर्मा जी, बहुत ही अच्छा और ज्वलंत प्रश्न आपने उठाया है। आज के समय में हर कोई जान रहा है कि अधिकारी सुस्ते पड़े हुए हैं, अधिकारियों की जो नियत है वो ठीक नहीं है, राजनेता भी उसमें लिप्त नजर आ रहे हैं। तो सारा दारोमदार अब जनता के ऊपर आ जाता है। जनता जितनी जागरूक होगी शर्मा जी, उतना समस्याओं का जो जटिलता है वो खत्म होगी। अगर आज नागरिक एक शिकायत करता है, उस शिकायत पर एक्शन नहीं होता है, तो उसे ये संतोष करके नहीं बैठ जाना चाहिए कि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। नहीं, शिकायत में नहीं हो तो शिकायत, दूसरी शिकायत की जाए, तीसरी शिकायत। शिकायतों का निरंतरता तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि उनको समाधान नहीं मिल जाता। अगर शिकायतों से निस्तारण नहीं हो रहा है तो रोड पर आना चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे मन में जो छोटी मोटी हम गलत काम कर रहे हैं, हमने छज्जा बाहर निकाला, हमने अपना रैम सड़क तक फैला लिया, हम दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन खुद हम ठीक नहीं है। नालियों का पानी हमारा नालियों में नहीं जा रहा है, सारा रोड में आ रहा है, रोड हमारी खराब हो रही है। तो नागरिकों का सबसे पहला यही है कि अपने को दुरुस्त करें। जब हम खुद ठीक होंगे तो हम डंके की चोट पे सामने वाले को या अधिकारी को या निगम को या प्रशासन को हम फटकार सकते हैं। हमारे अंदर आत्मविश्वास आएगा कि हम गलत को गलत कह सकें। लेकिन आधा चोर तो हमारा वहीं डर जाता है कि हम किसी अधिकारी पे उंगली उठाएं, हम डरते हैं कि वो अधिकारी हमारे पे ही एक्शन ना ले ले। तो इस सब के लिए तो नागरिकों की भूमिका सबसे, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे सिनेमा को कहते हैं कि वो इसका समाज का आईना होता है, ऐसे ही राजनेता भी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी समाज का आईना होते हैं। अगर नागरिक ईमानदार होगा, संघर्षशील होगा, जागरूक होगा, तो सामने वाला जो राजनेता है, उसको प्रतिनिधित्व करने वाला राजनेता है, वो अपने आप जागरूक हो जाएगा। उसे पता है कि जनता को क्या चाहिए। अगर मैं उनकी जनता की इच्छाओं पे खरा नहीं उतरा तो आगे मेरा अंत निश्चित है। तो बहुत अच्छी बातचीत रही लोकल समस्याओं को लेकर। द वॉइस ऑफ मिडिल क्लास की समस्याओं को उठाता रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से अधिकारियों के ऊपर, विधायक जी को, निगम पार्षद को, उनको कुछ हिंट मिले होंगे कि जनता क्या चाहती है, और नागरिकों को भी ये एक थोड़ा हिंट मिला होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम वॉइस ऑफ मिडिल क्लास में लगातार आपकी आवाज उठाते रहेंगे। इस इंटरव्यू के बारे में आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमें कमेंट्स में लिखिए, बताइए। और अगर आप किसी अन्य मुद्दे को इस चैनल के थ्रू उठाना चाहते हैं तो हम उस मुद्दे को भी जल्द से जल्द उठाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।